जय हिंद दोस्तों। आपका आपके अपने स्टडी चैनल इंडियन आईक्यू में स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हमारे भारतीय संविधान का वर्गीकरण कैसे हुआ था, किन किन आधारों पर हुआ था और कौन कौन से वर्गीकरण हुए थे। और आज आज हम देखेंगे कि हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है, उसकी रूपरेखा क्या है और प्रस्तावना के बारे में एक विस्तृत अध्ययन आज हम करेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रस्तावना, सबसे पहली बात आपको ये बता दें कि प्रस्तावना किसी भी विषय, किसी भी पुस्तक, किसी भी दस्तावेज को जानने का एक संक्षिप्त स्रोत होता है। जैसे कि हम भारतीय संविधान की अगर प्रस्तावना को देखते हैं तो प्रस्तावना के द्वारा हम पूरे संविधान की प्रकृति का पता लगा लेते हैं कि हमारे संविधान की प्रकृति क्या है, हमारे संविधान को शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है। विभिन्न आयामों को हम पता लगाते हैं कि हमारे संविधान के कौन कौन से आयामों से हमें कौन कौन सी चीजें प्राप्त होती हैं। तो प्रस्तावना किसी भी पुस्तक या दस्तावेज का संक्षिप्त संस्करण होता है। हमारे भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो संविधान का आमुख कहते हैं ना, पहला पृष्ठ, मुख पृष्ठ जिसे कहते हैं, है ना, तो आमुख है वो। ठीक, ये भी कहते हैं संक्षिप्त संस्करण है। पूरे संविधान को अगर पढ़ना है तो हम अगर पूरे संविधान को नहीं पढ़ सकते हैं तो अगर प्रस्तावना को ही अच्छे से देख लें, अच्छे से समझ लें तो पूरे संविधान की एक रूपरेखा तैयार हो जाएगी हमारे सामने। ठीक, तो अब आपको ये भी बता दें कि हम आज पढ़ेंगे प्रस्तावना। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक, सबसे पहली बात ये बता दें आपको कि जब हमारा संविधान बना, ठीक है, संविधान सभा के द्वारा हमारा भारतीय संविधान बनाया गया है, तो उस समय प्रस्तावना का उल्लेख सबसे पहले देखिए 9 दिसंबर को तो पहली बैठक हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। फिर 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई जिसमें से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था संविधान सभा का। फिर 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, कब? नाइनटीन 46 को। ठीक है, अच्छा, इससे पहले हम एक बात ये भी बता दें कि प्रस्तावना का सबसे पहला उल्लेख पहली बार भारत शासन अधिनियम 1919 के में किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1919 में। ठीक है, तो अगर कभी प्रश्न आए एग्जाम में कि प्रस्तावना, भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना उसको उल्लेख सबसे पहले कहाँ किया गया था, तो भारत शासन अधिनियम 1919 में किया गया था। ठीक, फिर इसी प्रस्तावना को 1919 की प्रस्तावना को हूबहू 1935 के अधिनियम में लिया गया था। ठीक, फिर हम अब ये देखते हैं कि हमारे भारतीय संविधान में प्रस्तावना का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है। हमारे संविधान में भी एक प्रस्तावना होनी चाहिए। ये हमने कहाँ से लिया है? तो ये हमने लिया है अमेरिका से। कहाँ से लिए हैं? अमेरिकी संविधान से। ठीक है ना, ठीक, अब हमने ये कॉन्सेप्ट तो लिया कि हाँ, हमारे संविधान में भी एक मुख्य पृष्ठ होना चाहिए, प्रस्तावना होना चाहिए। ठीक, जिससे कि हमारे पूरे संविधान की रूपरेखा का दर्शन हो। ठीक,
लेकिन अब उसकी भाषा कैसी होनी चाहिए, तो उसकी विशिष्ट भाषा हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। ठीक है, विशिष्ट भाषा हमने कहाँ से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया है। ठीक है, अच्छा अब एक बात यह भी बता दें आपको कि भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना है वो व्यक्ति और राज्य के बीच संबंध को बताता है, कि व्यक्ति और राज्यों के बीच कैसा संबंध होता है। ठीक है, ये बताता है हमारी प्रस्तावना, हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, इसको ये बात आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है, अच्छा प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा कि प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहते हैं। ठीक है, उद्देशिका। ठीक, क्यों कहते हैं, यह उद्देश्य प्रस्ताव, यह उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर 22 जनवरी 1947 में पारित हुआ। ठीक है, और जब पारित हो गया तभी उसी समय से भारतीय संविधान बनना शुरू हुआ था। ठीक है, इस बात को, इसी उद्देश्य प्रस्ताव के कारण ही प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहते हैं। ठीक है, इस बात का आप लोग ख्याल रखेंगे। भारत शासन अधिनियम 1919 में पहली बार उल्लेख हुआ था, इस बात का भी ख्याल रखेंगे। हमारे भारतीय संविधान प्रस्तावना को किस देश के संविधान से ग्रहण किए हैं, अमेरिका के संविधान से। हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा, जो विशिष्ट भाषा है, वो हमने कहाँ से लिया है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक, इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब हम लोग जानेंगे कि जो प्रस्तावना है ये हमें बताता क्या क्या है, इससे हमें किस किस चीज के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो जैसा कि हम अभी आपको बताए हैं कि प्रस्तावना से हमको जानकारी होती है कि व्यक्ति और राज्य के बीच संबंध कैसा होता है। ठीक है, क्या संबंध है, ठीक, इसके बारे में। ठीक है, तो हम लोग एक चार्ट बना लेते हैं, इससे समझने में आपको बहुत आसानी होगी। व्यक्ति या नागरिक। ठीक है, अच्छा एक चीज और, प्रस्तावना पढ़ तो रहे हैं हम लोग, ठीक ना, लेकिन सबसे पहले आप लोगों को प्रस्तावना याद होनी चाहिए। हमारा भारतीय संविधान, अगर हम आज बोल रहे हैं, आपके सामने बोल रहे हैं, हमें बोलने की आज़ादी है, तो हमें ये आज़ादी कहाँ से प्राप्त हुई है, तो ये हमारे भारतीय संविधान से प्राप्त हुई है। ठीक, भारतीय संविधान के द्वारा ही हमें सभी शक्तियां प्राप्त हैं। तो हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना तो हमें याद होनी चाहिए, जैसे कि मूल कर्तव्य, ये तो हमारा कर्तव्य है। भारतीय नागरिक होने के नाते हमारा ये कर्तव्य है कि हमें अपने मूल कर्तव्य याद होने चाहिए। उसी तरह से हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना याद होनी चाहिए। तो ये आप लोगों के लिए एक उत्तरदायित्व, और अगर आप हमें फॉलो कर रहे हैं, संविधान, हमारे भारतीय संविधान की वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं, क्लासेस को फॉलो कर रहे हैं, तो आपका भी ये उत्तरदायित्व है और होमवर्क भी है कि आप प्रस्तावना को याद रखें। ठीक है, उसी तरह से याद रखें कि जैसे भीड़ में भी आपका नाम कोई बुला दे, तो थोड़ा सा भी कान में अगर चली जाए आवाज, तो आप देखने लगते हैं कि कौन बुलाया हमें। क्यों? क्योंकि आप उसके यूज टू हैं, आप उसके आदी हैं। आप इसी तरह से प्रस्तावना को इतना अच्छे से समझ लीजिए, एकदम से कंठस्थ होनी चाहिए। ठीक, तब तो ये सब समझेंगे आप।
है ना। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं कि प्रस्तावना में हम व्यक्ति, नागरिक और राज्य सरकार के बीच क्या करते हैं, संबंधों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है ना, कि इनके बीच में क्या संबंध है। व्यक्ति, नागरिक, हमें प्रस्तावना से किन किन चीजों की जानकारी मिलती है ये हम देखेंगे। ठीक, कि व्यक्ति, नागरिक की हमें मूल्यात्मक अवधारणा के बारे में पता चलता है। कैसे? हम ये चाहते हैं कि आप लोग जब ये पढ़ रहे हैं तो पढ़ने से पहले एक बार प्रस्तावना देख लीजिए। ठीक है, अब इसमें लिखना तो पॉसिबल नहीं होगा कि प्रस्तावना हम आपको लिख के बता दें, लेकिन हम आपको बोल के बता रहे हैं। ठीक है, कि हमारे भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है तो वो इस तरह से है कि हम भारत के लोग से शुरुआत होती है। ठीक, फिर उसमें ये बताया गया है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता या समता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को, ये ब्रैकेट में कुछ लिखा रहता है, ये 26 नवंबर 1949 को क्या कहते हैं, मतलब उस समय क्या था, विक्रम संवत था। तो मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये हमारी प्रस्तावना है। ठीक है ना, संविधान की प्रस्तावना है। अब इसमें जो टर्मिनोलॉजी है जैसे कि स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुत्व, इन सब ये सब दिया गया है। ठीक, जो हम आपको बोले हैं वही प्रस्तावना है। ठीक, अब उसी के बारे में हम देखेंगे। तो मूल्यात्मक अवधारणा जैसे स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुत्व, ये मूल्यात्मक अवधारणा है ना। ठीक है, तो मूल्यात्मक अवधारणा में हम ये भी देखेंगे कि हमें प्रस्तावना में क्या क्या दिया है। ठीक है, तो जैसे कि दिया है सबसे पहले न्याय, ठीक है, फिर स्वतंत्रता, फिर समानता या समता कहिए, चलिए समानता कहते हैं, फिर बंधुता। ठीक है, इसमें हम ये भी देख लें कि न्याय, ये हम देख लें कि न्याय कितने तरह के हैं हमारे इसमें प्रस्तावना में। तो अभी आपको हम बताए हैं 3 तरह के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये 3 तरह के न्याय हैं। ठीक है, स्वतंत्रता कितने प्रकार के हैं, तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ये बात हम अभी बोले हैं ना। कितने हो गए, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, हो गया ना।
ठीक है, ये चीज आपको पता चले। समानता, समानता भी आपको पता है कि प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, ठीक है, कौन सी है? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, ठीक है ना। बंधुता, बंधुता भी हम आपको बताए हैं कि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, ठीक है। अच्छा, ये हम आगे चल के अभी बताएंगे आपको, है ना, कुछ चीजें और जान। आज आप इसे अच्छे से देख लीजिए और प्रॉपर नोट्स बना लीजिए, क्योंकि आज के बाद आपको प्रस्तावना से संबंधित कोई भी प्रश्न आए तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। टिक तो आप सही लगा ही लेंगे। व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, ये दो तरह की बंधुता की गई है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, कभी कभी एग्जाम में ये पूछता है पीटी में, ठीक है, कि ये क्रम से दे देता है कि समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, इनको प्रस्तावना में क्रम से जमाइए। तो ये क्रम है, ठीक है, ये क्रोनोलॉजी है कि पहले न्याय है, फिर स्वतंत्रता है, फिर समानता है, फिर बंधुता है, ठीक। इस बात का आप ध्यान रखिए। फिर राज्य सरकार, अब ये वाला हो गया मूल्यात्मक अवधारणा के बारे में, ठीक। अब हम देखते हैं राज्य सरकार के बारे में, ठीक। तो हम इसमें ये देखेंगे कि प्रस्तावना के 4 तत्व भी इसी इसी में हम देख लेंगे, ठीक है, कि कौन कौन से तत्व हैं। तो जैसे पहला तो हम यही देख लेंगे, इसी तरह से यहाँ भी हम बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि संविधान का स्रोत क्या है, ठीक है। ये पहला हो गया संविधान का स्रोत, या क्या है, हम सत्ता का स्रोत क्या है, ठीक, ठीक है ना। जो शक्ति, संविधान को जो शक्ति प्राप्त होती है उसका स्रोत क्या है। तो संविधान कहिए, या इसको हम बिल्कुल प्रॉपर वर्ड लगा दें तो सत्ता का स्रोत, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि सत्ता का स्रोत क्या, ये हम अभी आपको बताएंगे, ठीक है ना। राज्य की प्रकृति क्या है, ठीक है। फिर देखेंगे राज्य का उद्देश्य क्या है। फिर हम चलिए तिथि भी देख लेंगे, ठीक है, और ये भी हमें पता चल जाएगा कि हमारा संविधान कैसा है, लिखित, ठीक। इतनी सारी चीजें हमें प्रस्तावना से जानकारी मिलती है, ठीक। तो सत्ता का स्रोत क्या है, तो जनता। इसमें कहा गया है ना कि हम भारत के लोग, ठीक। तो प्रस्तावना, संविधान को शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है, तो जनता से, भारतीय जनता से, ठीक है। जनता से, ठीक है। राज्य की प्रकृति कैसी है, तो राज्य की प्रकृति वही 5 तत्व जो हम अभी प्रस्तावना में देखे हैं कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, ठीक है, इस तरह से 5।
संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, ये 5 हैं, ठीक है ना। 1 2 3 4 5, ठीक। राज्य का उद्देश्य क्या है? तो जनता का कल्याण। ठीक है ना, राज्य का उद्देश्य क्या है? जनता का कल्याण करना, ठीक है ना। तिथि तो अपने को पता ही है, 26 नवंबर 1949, ठीक है। और हमारा लिखित संविधान है। कैसा संविधान है हमारा? अच्छा, ये भी बता दें आपको कि प्रस्तावना जिस देश के संविधान में पाया जाता है, तो वहां पर लिखित संविधान ही पाया जाता है। देखिए, जब लिखित संविधान रहेगा तब तो उसका मुख्य पृष्ठ होगा ना, पहला पृष्ठ होगा। जब लिखित ही नहीं होगा, अलिखित होगा, तो उसमें प्रस्तावना की जरूरत ही नहीं होगी। लिखित और अलिखित हम पिछले वीडियो में आपको बताए थे कि लिखित का मतलब ये होता है कि लिखित की मात्रा ज्यादा और अलिखित की मात्रा कम। वहीं अलिखित का मतलब क्या होता है कि अलिखित की मात्रा ज्यादा और लिखित की मात्रा कम, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब देखिए, ये आपके पास प्रस्तावना का पूरा ढांचा मौजूद है। जैसा कि हम आपको बताए थे कि शुरू में बताया ना अभी कि 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ, ठीक। तो वही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल के प्रस्तावना बना। कब? डेट देखिए, तिथि 26 नवंबर 1949 को। मतलब कि हमारी प्रस्तावना 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हो गई, ठीक है ना। इस दिन ये तिथि ये भी बताती है कि हमारा संविधान इस तिथि को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित हुआ है। क्या क्या हुआ है? अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित हुआ है, ठीक है। यहां पर लागू हुआ है, ये बात तो कहीं लिखा ही नहीं है, ठीक। तो लागू कब हुआ है? लागू होने की तिथि प्रस्तावना में नहीं दिया है। क्यों? क्योंकि हमारे भारतीय संविधान के 15 अनुच्छेद, 395 अनुच्छेदों में से 15 अनुच्छेद तो इस तिथि को लागू हो गए थे, 26 नवंबर 1949 को ही। लेकिन 395 में से 380 अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, ठीक है। तो सब ज्यादातर अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इस वजह से हम 26 जनवरी को ही लागू हुआ मानते हैं, ठीक है। इसी वजह से हम गणतंत्र दिवस भी मनाते हैं, ठीक। अब ये बताइए कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित हुआ। इसी वजह से एक और जानकारी कि 26 नवंबर को हम क्या मनाते हैं? संविधान दिवस मनाते हैं, ठीक है। इसी 26 नवंबर को अभी गया है ना, 10 दिन हुए, 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाते हैं। तो ये देखिए, इतनी जानकारी आप लोगों को हुई है, ठीक। अब हम ये आगे देखेंगे कि अभी हमें इसमें क्या काम करना है, इसके आगे क्या हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपको बता दें कि ये संविधान का क्या है? ये आकांक्षा है ना, आदर्श है। क्या है ये? आदर्श एवं आकांक्षा है ये, ठीक है, जिन्हें हमें प्राप्त करना है। ये क्या है?
ये संविधान का आदर्श आकांक्षा है। देखिए, स्वतंत्रता क्या प्राप्त थोड़ी हुई है सभी, समानता पूरी तरह से कहाँ प्राप्त हुई है, सभी न्याय नहीं मिला है, मिलना बाकी है। उसी उसी की दिशा में हमारे देश अग्रसर है। ठीक है, बंधुता, ये सारी चीजें, ठीक है ना। तो ये संविधान का आदर्श और आकांक्षा है जिसे हमें प्राप्त करना है। अब ये भी बता दें आपको कि देखिए, ये संविधान का दर्शन है ना, दर्शन, ठीक है ना, आधारभूत मूल्य है जो भविष्य का निर्धारण करता है। देखिए, इसी से भविष्य का निर्धारण होगा कि अगर ये नागरिकों को, व्यक्ति और नागरिक को प्राप्त होंगे तो हमारे देश की दशा और दिशा दोनों में सकारात्मक बदलाव होगा। ठीक है, ठीक। अभी वही यहां देखते हैं इस तरफ, तो ये देखिए सरकार के लिए है, राज्य या सरकार के लिए है, मतलब ये एक क्या है, दिशा निर्देश है। ठीक है ना, जनता का कल्याण करना, जनता का कल्याण करना राज्य उद्देश्य है राज्य का। ठीक है, नीति निर्देशक तत्वों में भी हम देखेंगे आगे चल के कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, लेकिन कब, राज्य अपने संसाधन के अनुसार। ठीक है, राज्य के पास मान लीजिए संसाधन की कमी है तो उसके अनुसार ही कार्य करेगी। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है, तो ये राज्य सरकार के लिए दिशा निर्देश है। ठीक है, शासन का सिद्धांत है ये। ठीक, सरकार के लिए क्या है, ये प्रेरणा स्रोत है। देखिए, आपको बता दें कि ये सरकार के लिए प्रेरणा स्रोत है। इस तरह से ये क्या है, ये वर्तमान का आधार है। ठीक है ना, वर्तमान व्यवस्था का ये आधार है और ये हमें प्राप्त करना है भविष्य के लिए और ये वर्तमान के लिए। ठीक, इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसको अच्छे से देख लीजिए आप लोग, ठीक, और नोट कर लीजिएगा। अच्छा, फिर अब आगे चलते हैं हम कि अच्छा, यहीं पर बता दें आपको कि हमारे भारतीय संविधान में जब प्रस्तावना लागू हुई, प्रस्तावना को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था, उस समय पर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतांत्रिक, गणराज्य, ये 3 चीजें थी। ठीक है ना, राज्य की प्रकृति में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतांत्रिक और गणराज्य, ये 3 चीजें थी। ये 2 चीजें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, और ये वाली चीज, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, अखंडता बस नहीं। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि बच्चे केवल 3 शब्द याद रखते हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। अखंडता बस नहीं है, और भी है, और अखंडता। ठीक है ना, क्योंकि राष्ट्र की एकता तो पहले से था, तो राष्ट्र की एकता अखंडता थोड़ी जुड़ा है, राष्ट्र की एकता और अखंडता जुड़ा है। ठीक है, तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों चीजें कब जुड़ी हैं, ये हालांकि हम और भी आगे बताएंगे आपको। 42वें संविधान संशोधन 1976 में। ठीक है, 1976 में जुड़ा है। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं। इतना अच्छा चार्ट आप लोग बना लेंगे, फिर आपको दोबारा प्रस्तावना पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आप लोग भूलेंगे ही नहीं, और पढ़े तो उसे जाती है ना चीज जो बार बार बोलते हैं। एक बार आप देख लिए और नोट्स जरूर बनाइएगा। ठीक, अच्छा, अब हम ये भी बता दें आपको कि जो हमारी भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, तो इसको क्या कहा है, संविधान की आत्मा कहा गया है। ठीक है ना, संविधान की जन्म कुंडली कहा गया है, जन्म पत्री कहा गया है। ठीक, ये भी आपको बता दें कि संविधान का आधारशिला, संविधान के आधारशिला अगर कहें कि किसे कहा गया है, प्रश्न है कि संविधान की आधारशिला किसे माना गया है, तो उद्देश्य प्रस्ताव आप लगाइएगा।
ठीक है, ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, अब सवाल आता है कि भारतीय संविधान को प्रस्तावना को भारतीय संविधान का अंग माना जाए या नहीं, ये सवाल है ना। वही मुख्य पृष्ठ तो हो गया, पहला पृष्ठ हो गया, तो क्या ये संविधान का अंग भी है कि संविधान का अंग नहीं है? ठीक है, इस बारे में हम लोग देखेंगे कि सबसे पहला वाद आया था कि संविधान का ये प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं। ठीक है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला वाद आया था बेरुवारी बनाम यूनियनवाद या संघवाद। ये कब आया था? 1960 में। ठीक है ना। तो पहला हम देखेंगे बेरुवारी बनाम संघवाद। ये 1960 में सबसे पहला वाद यही था, बेरुवारी है ना बनाम संघवाद, 1960 में। और इसमें ये मामला आया कि प्रस्तावना, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। ठीक, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। यह संविधान निर्माताओं की सोच को प्रकट करने वाली एक कुंजी है। समझ रहे ना कि ये हमारे सोच को प्रदर्शित करते हैं। ठीक, यह ना तो इस बात में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, हम नहीं कह रहे हैं, है ना, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि यह ना तो सरकार को शक्ति प्रदान करता है और ना ही उसकी शक्ति को कम करता है, मतलब ये संविधान का अंग नहीं है। ठीक है, फिर क्या हुआ कि उसके बाद फिर केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद आया। जग जाहिर, ये तो आप लोगों को पता ही है ना। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद। अच्छा, एक बात ये ध्यान रखिएगा, केशवानंद भारती जी का अभी सितंबर 2020 में, पिछले साल, स्वर्गवास हो गया है। तो ये ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, तो इस बात में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इस बात में ये आया, फिर से मामला आया सुप्रीम कोर्ट में कि प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है। ठीक है, तो यह संविधान के मूल ढांचे के समान है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह संविधान के मूल ढांचे के समान है, संविधान की आत्मा है ये, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। ठीक है, अतः संविधान की भाषा अस्पष्ट और संदिग्ध होने पर प्रस्तावना का सहारा लिया जा सकता है। समझ रहे हैं ना कि इसमें संविधान का अंग मानने के लिए राजी हो गए थे। ठीक है, अब सवाल आता है कि प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है कि नहीं, इसी में बात आई। ठीक है, तो इसमें दो थे, केशवानंद भारती अपीलार्थी थे। कैसे थे? ये तो अपीलार्थी थे ना, ये थे अपीलार्थी थे, और ये केरल राज्य कैसे थे? सरकारी पक्ष रखे थे। ठीक, तो अपीलार्थी ने यह कहा कि प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, और अगर संसद को प्रस्तावना में संशोधन करने का अधिकार दे दिया जाता है तो उससे संविधान की आत्मा नष्ट हो जाएगी।
ठीक है। इससे क्या होगा, संविधान की आत्मा नष्ट हो सकती है। इस वजह से इन्होंने, इनका ये तर्क था कि संविधान की आत्मा है, आत्मा में थोड़ी संशोधन किया जा सकता है। अब देखिए सरकारी पक्ष ने क्या कहा, इसने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। इसने आत्मा कहा, इन्होंने आत्मा कहा, और ये सरकारी पक्ष क्या कहा कि संविधान का अंग है प्रस्तावना। अब जब अंग है तो अनुच्छेद 368 के तहत उसमें संशोधन का अधिकार संसद को प्राप्त है। ये बात आ गई। अब देखिए इन्होंने क्या कहा, ये बोले कि अंग है प्रस्तावना, और नहीं, इन्होंने आत्मा कहा। ठीक, और इन्होंने क्या कहा, अंग है। अब सुप्रीम कोर्ट को निर्णय देना है कि इनकी बात माने या इनकी बात, तो दोनों की सही है। सुप्रीम कोर्ट भी बीच का रास्ता देते अपनाते हुए उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने, कि प्रस्तावना सिद्धांततः संसद अनुच्छेद 368 के तहत प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है। ठीक है, बात मान लीजिए कि संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान का मूल ढांचा नष्ट नहीं होना चाहिए। और 1973 इसी बात में सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ठीक है, सिद्धांत में तो संसद अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के किसी भी अंग में संशोधन कर सकती है, किसी भी अंग में संशोधन कर सकती है। ठीक है ना, क्यों, प्रस्तावना को अंग माने थे। लेकिन संविधान का मूल ढांचा नष्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो संशोधन उसी सीमा तक किया जाएगा जहां तक कि मूल ढांचा नष्ट ना हो। ठीक है ना, तो इसी वजह से अब इनकी भी बात पूरी हुई और इनकी भी बात पूरी हुई। इनकी बात पूरी इस तरह से हुई कि मूल ढांचा नहीं नष्ट होने से मूल ढांचे का सिद्धांत दे दिए। इनकी बात कैसे पूरी हुई कि संशोधन होना चाहिए, अंग है तो संशोधन कर सकते हैं, लेकिन मूल ढांचा नष्ट ना हो। अब देखिए ये 1973 की बात है। ठीक, फिर यही 1973 के बाद फिर 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था ना, 1976 में, जिसके तहत 3 शब्द जोड़े गए थे, है ना, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये ठीक है ना। अब देखिए, अब इसमें हो तो गया संशोधन। ठीक, फिर मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघवाद 1980 में फिर से चुनौती दिया गया। किसमें, मिनर्वा मिल्स। बनाम भारत संघवाद। ठीक है, अच्छा ये चीजें ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसमें भी फिर से चुनौती दिया गया, इस वर्डिक्ट को, इसके निर्णय, इस वाले निर्णय को फिर से इसमें चुनौती दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल जो निर्णय है वही बिल्कुल संवैधानिक है, उस पर कोई फेरबदल नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो अब वर्तमान में क्या स्थिति है, वर्तमान में स्थिति यह है कि संसद संविधान के किसी भी भाग में, किसी भी अंग में संशोधन कर सकती है, बशर्ते मूल ढांचा नष्ट ना हो। ठीक है, मूल ढांचे का सिद्धांत नष्ट ना हो, वो मूल ढांचा बना रहना चाहिए। ठीक, तो ये बात आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अच्छा, प्रस्तावना में जो जो चीजें दी गई हैं, जो हम अभी पिछले आपको बताए हैं, ठीक है,
कि समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें मूल ढांचा है। ठीक है। एस.आर. बोम्मईवाद आया था एक 1994 में। कब आया था? 1994 में। ठीक है। तो एस.आर. बोम्मईवाद में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना में समाजवाद को एक मूल ढांचा मान लिया था, मूल ढांचे का अंग मान लिया था। ठीक है। अच्छा, इसी एस.आर. बोम्मईवाद में ही सुप्रीम कोर्ट ने ये अपना निर्णय दिया कि प्रस्तावना को संविधान का अंग मान लिया था। ठीक। और ये कहा कि भले ही सिद्धांत में, वही चीज फिर से दोहराए कि भले ही सिद्धांत में संसद है ना कुछ भी कर सकती है, ठीक है, लेकिन वो मूल ढांचा बना रहना चाहिए। और इसी में समाजवाद में पंथ निरपेक्ष, एस.आर. बोम्मईवाद में ही पंथ निरपेक्षता को मूल ढांचा मान लिया गया था, आधारभूत ढांचा माना गया था। ठीक है। वर्तमान में आपको सब पता ही है, न्यायालय द्वारा ये प्रवर्तनीय नहीं है प्रस्तावना। ये सारी चीजें हम लोग देख लिए अभी। आप लोग थोड़ा धैर्य रखिएगा और अच्छे से पढ़िए, क्योंकि अब तो एग्जाम भी आ रहे हैं। ये सारी चीजें आपको बहुत काम आएंगी। ये जो वाद हम अभी बताए हैं आपको, तो वाद से प्रश्न आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाद प्रस्तावना से संबंधित नहीं है? ये 3 दे देंगे। एक दे देगा गोलकनाथ वाद दे देगा। ठीक। तो आपको पता होना चाहिए कि वो 3 कौन से थे, तब तो आप चौथा लगा पाएंगे ना। ठीक। तो ये हम देखते हैं। अब हम ये देखेंगे कि प्रस्तावना में जो अब दी गई थी चीजें, ठीक है, कि पंथ निरपेक्षता, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, ठीक, इन सब चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी ले लेंगे बहुत जल्दी ही। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? सबसे पहले हम आपको बता दें पंथ निरपेक्षता, सबसे अच्छी चीज। क्या बताएंगे आपको सबसे पहले? पंथ निरपेक्षता। ठीक है। एक बात ध्यान रखिएगा कि एक होता है धर्म निरपेक्षता और एक होता है पंथ निरपेक्षता। ठीक है। तो धर्म निरपेक्षता को हमने अपने संविधान में नहीं लिया है, प्रॉपर पंथ निरपेक्षता को लिया है। क्यों? हम तो हर जगह देखते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, सुनते हैं ना, हर जगह सुनते हैं, लेकिन वो प्रॉपर वर्ड नहीं है। धर्मनिरपेक्ष, धर्म का मतलब क्या होता है? धर्म का मतलब होता है, आपको बता दें आज, धर्म का मतलब क्या होता है? ध्री धातु से मिलके बना है धर्म, जिसका अर्थ क्या होता है? धारण करना। ठीक है। जिसका धारण करना होता है, तो वो निरपेक्ष कैसे हुआ? निरपेक्ष तो हो नहीं सकता है। ठीक है ना। अच्छे गुणों को धारण करना, तो वो निरपेक्ष कैसे हुआ? निरपेक्ष नहीं हो सकता। इसीलिए धर्म निरपेक्षता को हम अपने संविधान में नहीं ग्रहण किए, बल्कि पंथ निरपेक्षता को किए हैं। पंथ निरपेक्षता मतलब 5 चीजें। कौन कौन सी? अलौकिकता, स्थल, पुस्तक या किताब, कर्मकांड और मोक्ष, ये 5 चीजें। ठीक है ना। कौन कौन सी? पंथ निरपेक्षता मतलब 5। ठीक है ना। अलौकिकता है, ठीक है ना, फिर है किताब है, फिर है मोक्ष है, फिर है स्थल है। ठीक है ना। अलौकिकता, किताब, मोक्ष, स्थल और एक कर्मकांड है। ठीक है। ठीक।
पंथ निरपेक्षता का मतलब ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ये निरपेक्ष रहेंगे, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और आपको बता दें कि जो हमारे भारतीय संविधान है, तो हमारे भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्षता को जो लिए हैं उसकी व्यापक अवधारणा है। कैसी है? व्यापक अवधारणा है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा ना, अच्छे गुणों को धारण करना धर्म का मतलब होता है। ये 5 चीजें पंथ निरपेक्षता में कौन कौन सी? अलौकिकता, किताब, मोक्ष, स्थल और कर्मकांड, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। कैसी है? व्यापक अवधारणा है। ठीक है, व्यापक अवधारणा में कैसी है? एक पश्चिमी अवधारणा है। कैसी है? एक पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता है, और एक उसको अन्य पहलू या विशिष्ट पहलू कहते हैं, ठीक है ना। तो पश्चिमी में नकारात्मक वाक्य है और सकारात्मक वाक्य है, दो तरह की चीजें हैं, ठीक है। पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता, ठीक है। इसमें कैसा है? इसमें नकारात्मक वाक्य है और सकारात्मक वाक्य है, ठीक है। और यहां पर अन्य बातें हैं, या इसे कहते हैं विशिष्ट पहलू। जो आज आप ये पढ़ रहे हैं, इससे आपका पीटी मेंस सब कुछ कवर हो जा रहा है, ठीक है। तो इस बात से आप ये मत सोचिएगा कि वीडियो लंबी बन रही है, कि है ना। आप लोग एक बार पढ़िए, एक बार अच्छे से पढ़िए, तो आपको फिर बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये बात। अब देखिए, नकारात्मक वाक्य में क्या है? ये पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता, ठीक है। तो नकारात्मक वाक्य में ये आता है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, ठीक, और ना ही राजकीय कार्यों जैसे कि शिक्षा है ना, कानून है, राजनीति है, इनमें धर्म का कोई प्रयोग होगा। राज्य का ना तो कोई धर्म होगा और ना ही राजकीय कार्यों में धर्म का प्रयोग होगा, ठीक है। क्या है ये? राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, और ना ही राजकीय कार्य जैसे शिक्षा है, राजनीति है ना, आदि में राजकीय धर्म का प्रयोग होगा, ठीक है। तो ये कैसे है? ये एक नकारात्मक वाक्य है, ठीक है ना, ठीक। अब हम सकारात्मक में देखेंगे कि वैज्ञानिकता का विकास होता है। कैसा? वैज्ञानिकता का विकास होगा, जिससे क्या होगा? मानव का कल्याण होगा, ठीक है। इससे क्या होगा? वैज्ञानिकता का विकास होगा, जिससे क्या होगा? मानव का कल्याण, ठीक। अन्य बातों में क्या हम देखेंगे? अब ये भी बता दें आपको कि जो अन्य बातें हैं, इसमें ये बताया गया है कि राज्य सभी धर्मों का आदर करेगा और सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा, ठीक है।
के साथ समान व्यवहार करे। मतलब कि सभी धर्मों का आदर करेगा, सभी धर्मों का आदर भी करेगा। ठीक है, ये चीज हम लोगों ने अच्छा ये बता दें आपको कि हमारे भारतीय संविधान में ये बात पाई जाती है। ठीक है ना, ये बात पाई जाती है। अन्य जो विशिष्ट पहलू है ना, ये हमारे भारतीय संविधान में पाया जाता है। ठीक, इसी चीज को हमारे संविधान में इसी चीज के लिए क्या जोड़ा गया है, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता जोड़ा गया है। ठीक है ना, इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। ये भी आपको बताया ही है अभी कि पंथ निरपेक्षता को एसआर बोम्मईवाद में मूल ढांचा आधारभूत ढांचा मान लिया गया है इसको। ठीक है, मतलब इसमें अब परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो पहली चीज हम लोगों ने क्या देखा, ये बात आप लोग देख लीजिएगा, है ना, ध्यान रखिएगा कि राज्य सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा और सभी धर्मों का आदर करेगा। ठीक, पंथ निरपेक्षता देख लिए। ठीक है, पंथ निरपेक्षता के बाद आपको हम गणराज्य बता दें कि गणराज्य किसे कहते हैं, है ना। ठीक, तो गणराज्य आपको ये बता दें कि जो गणराज्य शब्द है ये कहाँ से लिए हैं, तो ये दक्षिण अफ्रीका से लिए हैं। ठीक है ना, गणराज्य शब्द हम कहाँ से लिए हैं भारतीय संविधान में, तो दक्षिण अफ्रीका से लिए हैं। गणराज्य में ये बता दें कि इसमें इसका अर्थ होता है कि जो नागरिक हैं, भारतीय नागरिक, तो वो सभी पदों पर, सभी सार्वजनिक पदों पर जा सकते हैं, सभी सार्वजनिक पदों को धारण कर सकते हैं। इसके साथ ही गणराज्य का में हम ये भी देखते हैं कि जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, राष्ट्राध्यक्ष उनका चुनाव होता है। कैसा होता है, वो निर्वाचित होते हैं। ठीक है ना, ये पता है आपको कि गणराज्य का मतलब ये भी होता है कि वंशानुगत या अनुवांशिक प्रथा का समापन किया गया है। जैसे कि राजतंत्री पहले क्या होता था, ब्रिटेन गणराज्य नहीं है, ब्रिटेन में राजतंत्रात्मक शासन चलता है। ठीक, वहीं देखिए फ्रांस, अमेरिका, भारत, ये गणराज्य हैं, गणतांत्रिक देश हैं। इसीलिए ना हम आपको बताया भी कि 26 जनवरी 1950 को जब हमारा जिस दिन संविधान लागू हुआ, उस दिन को हम क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस। मतलब कि उस दिन के बाद से वंशानुगत प्रथा का समापन हो चुका है। हमने संसदीय व्यवस्था, संसदीय सरकार को अपनाया है। भारत में संसदीय सरकार अपनाई गई है। ठीक, जिसके तहत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। ठीक है ना, और जो राज्य प्रमुख होता है ना, राष्ट्रपति, तो वो निर्वाचित होता है। और लोकतंत्रात्मक गणराज्य की अवधारणा हमें इसमें दिखती है। ये भी आपको बता दें कि जैसे हमारे यहाँ का जो राष्ट्रपति है, राज्य प्रमुख है, वो निर्वाचित होता है। ठीक है, अच्छा ये आपको पता है कि जो फ्रांस में एक गणराज्य है, गणराज्य देश है, तो वहां पर सेकंड बैलेट सिस्टम पाया जाता है। कैसा, फ्रांस में सेकंड बैलेट सिस्टम, बैलेट व्यवस्था। सिस्टम पाया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि वहां पर किसी क्षेत्र में, ये चुनाव में बता रहे हैं ना सेकंड बैलेट सिस्टम, कि फ्रांस में के चुनाव में सेकंड बैलेट सिस्टम पाया जाता है। कैसे, जैसे मान लीजिए कि 10 लोग चुनाव लड़े,
ठीक है। तो 10 लोगों में से 10 लोगों में से जो टॉप के 2 रहेंगे ना, टॉप के 2 रहेंगे, तो इनको काट देंगे और जो टॉप के 2 रहेंगे उनका फिर से चुनाव होगा, दोबारा चुनाव होता है। तभी देखिए सेकेंड बैलेट सिस्टम, मतलब कि 2 बार चुनाव होता है वो, ठीक है। तो जो ऊपर के टॉप के 2 रहेंगे बचेंगे, उनका फिर से चुनाव होगा और फिर उनमें से जो जीतेगा वो निर्वाचित माना जाएगा। ये भी आपको बता दें कि फ्रांस को क्या माना जाता है, संविधान की प्रयोगशाला माना जाता है। क्यों? क्योंकि संविधान में, फ्रांस में 5 बार संविधान बदला गया है, ठीक है। वर्तमान में डिगाल का संविधान वहां लागू है। वो 1954 में फ्रांस के एक पहाड़ी पर चले गए थे और बोल दिए थे कि हम जब आएंगे तो संविधान बना के आएंगे। तो 2 साल बाद वापस आए पहाड़ी से, तो फिर पूरा का पूरा संविधान इतना अच्छा बनाए थे संविधान कि वो पूरा का पूरा हूबहू उसको लागू कर दिया गया, ठीक। तो अभी वर्तमान में फ्रांस में डिगाल का संविधान लागू है 5वीं बार, इसलिए संविधान की प्रयोगशाला कौन? फ्रांस। अच्छा, अभी हम आपको ये बताए थे केशवानंद भारती जी के बारे में। तो केशवानंद भारती को, जिनकी मृत्यु हो गई है अभी सितंबर 2020 में, तो उनको संविधान का संरक्षक भी कहा जाता था। ये भी ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि किसी एग्जाम में आ सकता है कि संविधान का रक्षक कौन? केशवानंद भारती, है ना, उन्हीं के द्वारा ना संविधान में मूल ढांचे का सिद्धांत दिया गया था, है ना, उसी बात में। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि फ्रांस में सेकेंड बैलेट सिस्टम पाया जाता है। हमारे यहाँ तो एक ही बार फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम पाया जाता है, पहले आओ पहले पाओ वाला, ठीक। अच्छा, गणराज्य का मतलब आप लोग समझ गए। फिर देख लीजिए समाजवाद। ये बात आपको पता है कि समाजवाद कहां से पैदा हुआ है? समाजवाद की अवधारणा कार्ल मार्क्स, है ना, वहां से आई है कि उच्च वर्ग और निम्न वर्ग में जो असमानता है, बीच की जो खाई है, उसको समाप्त करना समाजवाद है। मतलब कि समाज की संरचना के अनुरूप समानता लाना समाजवाद है, ठीक है। इस बात को आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। बहुत शॉर्ट एंड स्वीट बात हम आपको बताए हैं कि समाज की संरचना के अनुरूप समानता लाना समाजवाद है, ठीक है। अब समाजवाद के बाद फिर हम आपको क्या बता दें? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अच्छा, इसका मतलब यह होता है कि प्रभुत्व, अगर हमारे यहाँ पूछे कि हमारे यहाँ सत्ता का स्रोत कौन है, तो जनता, ठीक है। जो प्रस्तावना, संविधान को शक्ति कहां से प्राप्त होती है, संविधान को कहां से प्राप्त होती है? तो भारत की जनता से, ठीक है ना। इस बात का ख्याल रखें। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो देश में प्रभुत्व कौन? तो जो देश की जनता है, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब यह होता है कि हम अपना बाह्य एवं आंतरिक निर्णय स्वयं ले सकते हैं, ठीक है, बिना किसी बाह्य दबाव के आंतरिक एवं बाह्य निर्णय स्वयं ले सकते हैं। अपने इच्छा के अनुसार विदेश संबंध, वैदेशिक संबंधों का निर्धारण कर सकते हैं। जैसे कि यूएनओ में हमारी सदस्यता हम बनाए रखें, एससीओ, आरआईसी, अभी बैठक हुई आरआईसी की, ठीक, इन सब की हम सदस्यता कंटिन्यू बनाए रखें या फिर सदस्यता वापस ले लें, ठीक है। तो इसके लिए हम स्वतंत्र हैं, तो इसको कहते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो भारत एक कैसा है? भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं लोकतांत्रिक।
लोकतंत्रात्मक या लोकतांत्रिक। जो आज आप पढ़ रहे हैं ये आप अच्छे से एक बार देख बस लीजिएगा वीडियो अच्छे से, तो आपको फिर दोबारा कभी संविधान प्रस्तावना पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। लोकतंत्रात्मक या लोकतांत्रिक, इसका मतलब ये होता है कि भारत में शासन प्रणाली जो है, तो उसमें सत्ता का स्रोत कौन है? तो जनता है। हमारे यहाँ जो शासन में भागीदारी जनता कर सके, शासन में भागीदारी जनता की सुनिश्चित हो, ठीक है ना, इसीलिए लोकतांत्रिक। हमारे यहाँ देश में शासन व्यवस्था में, शासन प्रणाली में सभी जनता की भागीदारी हो, ठीक है। और देश में जो सरकार बनती है वो निर्वाचित हो, वयस्क मताधिकार के आधार पर सभी को मत देने का अधिकार प्राप्त हो, ठीक है। ये लोकतांत्रिक देश की श्रेणी में आता है, ठीक है। निर्वाचित प्रतिनिधि होने चाहिए, तो निर्वाचन प्रक्रिया में सभी भाग ले, एक व्यक्ति एक मत होता है ना, 1 पर्सन 1 वोट। तो ये लोकतांत्रिक देश की हमें यहाँ से झलक मिलती है कि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। हमारे देश में देखिए सत्ता का विकेंद्रीकरण है ना, 3 टायर है ना, संघ सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन। स्थानीय शासन में तो आप देखते हैं पंचायती राज हम लोग देखते हैं, ठीक है। लोकतंत्रात्मक देख लिए, फिर हम देखते हैं तो लोकतंत्रात्मक यही 5 चीजें थी ना, है ना, ये 5 चीजें। अच्छा, ये भी बताते हैं आपको कि जो हम भारत के लोग, संविधान प्रस्तावना की शुरुआत में हम भारत के लोग, तो ये कहां से लिए हैं? अमेरिका से लिए हैं। अगर ऑप्शन में अमेरिका ना हो, यूएन चार्टर हो, तो बिल्कुल यूएन चार्टर ही लगा लेंगे हम, ऑस्ट्रेलिया नहीं लगाएंगे। अमेरिका है ऑप्शन में तो अमेरिका लगाएंगे, और अगर अमेरिका नहीं है ऑप्शन में, यूएन चार्टर है, यूएन घोषणा पत्र, तो हम वो लगाएंगे, यूएन घोषणा पत्र। और अगर दोनों हैं तब भी हम अमेरिका ही लगाएंगे, ठीक है। इस बात का हम लोग ख्याल रखेंगे। अब हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग ये देख लें कि जो न्याय है, ये तो हम लोगों ने देख लिया कि शासन के हमारे संविधान की प्रकृति क्या है, ठीक है ना। तो हम लोग जल्दी से न्याय देख लेते हैं। न्याय कितने प्रकार के हमारे संविधान में, ये पता है ना, न्याय 3 तरह की है। न्याय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। एवं राजनीतिक न्याय। अच्छा, ये आपको पता है ना कि न्याय यही 3 बस हैं, सांस्कृतिक और किसी तरह का न्याय नहीं। ये सवाल आते हैं, प्रश्न आते हैं इनसे कि भारतीय संविधान में न्याय, कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? 3 प्रकार के। अच्छा, एक प्रश्न और आता है कि प्रस्तावना में भारत शब्द का कितनी बार उल्लेख है? ये आता है प्रश्न, ठीक है। अभी बहुत सारे आने वाले एग्जाम हैं, आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख 2 बार है, ठीक है। अब जब अगर इसलिए बोल रहे हैं कि प्रस्तावना आपको याद होनी चाहिए। अगर प्रस्तावना याद है तो प्रस्तावना से जितने भी सवाल आएंगे तो आप ज्यादातर आप कर लेंगे, ठीक। अब देखिए न्याय में हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय का मतलब ये होता है कि व्यक्ति में जाति, धर्म, पंथ, इन सब के आधार पर कोई भेदभाव ना हो। ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होना चाहिए, ऊंच नीच की ऐसी कोई भावना नहीं होनी चाहिए, ठीक।
समाज के सभी वर्गों के लोगों को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए पूर्ण अवसर प्राप्त होना चाहिए। ये सामाजिक सामाजिक न्याय है। समाज में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह का हमें सामाजिक न्याय प्राप्त है। ठीक है ना, संविधान प्रस्तावना में हमें सामाजिक न्याय प्राप्त है। ठीक, फिर हम देखते हैं आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय तो आपको पता है कि देश की जो संपत्ति है वो नागरिकों में समान रूप से वितरित होनी चाहिए। ठीक, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ प्राप्त हो सके। ठीक, और प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यता के अनुसार धन अर्जन या धनोपार्जन कहते हैं जिसे, ठीक, धनोपार्जन के साधन उपलब्ध होने चाहिए। जब सरकार की देश की संपत्ति का समान वितरण होगा तभी तो सभी व्यक्ति को अपनी योग्यता के अनुसार धन अर्जन या जीविका के साधन उपलब्ध हो पाएंगे। ठीक, नहीं तो मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ज्यादा योग्य है, उसे उसकी योग्यता के अनुसार कार्य नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो ये हम क्या कहेंगे, ये आर्थिक न्याय है। अगर इस तरह की चीजें पाई जाती हैं कि सभी व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार जीविका के साधन उपलब्ध हैं, ठीक है ना, ये भी है कि कोई दूसरे व्यक्ति का आर्थिक शोषण न करे, है ना, तो इस तरह का न्याय आर्थिक न्याय कहलाता है। ठीक, अब राजनीतिक न्याय में क्या आता है? राजनीतिक न्याय में आता है कि देश की शासन व्यवस्था में सभी व्यक्ति को भाग लेने का अधिकार हो, समान अधिकार प्राप्त होना चाहिए। ठीक, अर्थात राज्य के अंतर्गत सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि चुनाव में भाग लेना, मतदान करना, ये राजनीतिक अधिकार हुआ ना, तो ये इस तरह के न्याय राजनीतिक न्याय कहलाते हैं। फिर हम देखते हैं न्याय के बाद स्वतंत्रता देख लेते हैं। ठीक है ना, स्वतंत्रता तो आपको पता ही है कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, इसके लिए भारतीय संविधान में आर्टिकल है 19 से 22 तक है, स्वतंत्रता है। लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता भी अलग से है, 25 से 28 तक, 19 से 22 तक धार्मिक स्वतंत्रता है ना, जिसमें अनुच्छेद 19 में 6 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख है। पहले 5 था, अभी एक और जुड़ा है। ठीक है ना, सहकारी समितियां बनाने वाला। ठीक, तो इस तरह से स्वतंत्रता का उल्लेख है। ठीक है ना, स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ अगर हम देखते हैं तो वास्तविक अर्थ में लोकतंत्र की स्थापना तभी हो सकेगी जब स्वतंत्र एवं सभ्य जीवन जीने के लिए जो न्यूनतम अधिकार होते हैं ना, आवश्यक न्यूनतम अधिकार समाज के प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त हो। समझ रहे हैं ना कि लोकतंत्र की वास्तविक स्थापना तब हो पाएगी जब एक स्वतंत्र और सभ्य जीवन जीने के लिए आवश्यक न्यूनतम अधिकार समाज के सभी व्यक्ति को प्राप्त होने चाहिए। ठीक, साथ ही नागरिकों के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए सुअवसर प्राप्त होने चाहिए। तो इससे क्या होगा कि ये स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए व्यक्ति को। इसी को हम स्वतंत्रता कहते हैं कि ऐसा वातावरण सरकार देश हमें उपलब्ध कराए, राज्य उपलब्ध कराए, जिससे कि हम अपना संपूर्ण चहुमुखी विकास कर सकें। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे स्वतंत्रता कहेंगे। अब देखते हैं अवसर एवं प्रतिष्ठा की क्षमता। ठीक है, क्या है सर? स्वतंत्रता, समानता, समता तो आपको पता है, अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता ही दिया गया है। ठीक है ना, समानता में कौन सी चीजें हैं? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, सामाजिक संरचना में से असमानता को दूर करना,
क्या बोल रहे हैं, सामाजिक संरचना से असमानता को दूर करना और प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिष्ठा और अवसर की समानता सुनिश्चित करना, जिससे कि उसका सर्वोत्तम विकास हो सके। ठीक है, इसी को हम समानता कहते हैं। ठीक, इसके लिए एक नागरिक और दूसरे नागरिक के बीच राज्य द्वारा सभी प्रकार के विभेदों को समाप्त किया गया है। एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के बीच कोई विभेद ना हो, किसी प्रकार का भेद ना हो, तो ये राज्य सरकार द्वारा, मतलब राज्य द्वारा इस भेदभाव को समाप्त किया गया है। और जब ये समाप्त हो जाता है, सभी प्रकार के भेदभाव समाप्त हो जाते हैं, तो समानता आती है। उसी को समानता कहा गया है। ठीक है, ये बात आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, बंधुता देखेंगे। ठीक है, बंधुता में हम लोग क्या देखेंगे कि बंधुता कहते हैं कि प्रस्तावना में व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने का संकल्प लिया गया है। प्रस्तावना पढ़े जब देखे थे हम, तो ये बात थी ना कि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर, ये सब देखे थे कि नहीं देखे थे? दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में, आज दिनांक है ना 26 नवंबर 1969, मतलब कि बंधुता किसे कहते हैं? तो बंधुता कहते हैं कि जिसमें हमारी एकता और अखंडता सुनिश्चित हो, उसे हम बंधुता कहते हैं। आपको ये बता दें कि ये सब बंधुता शब्द सबसे पहले फ्रांसीसी संविधान में लाया गया था। उसके बाद यूएन की मानवाधिकार घोषणा पत्र में उल्लेख किया गया था बंधुता। ठीक है ना, ये आपको ये हम बताते हैं कि ये भारत जैसे देश के लिए, हमारे देश के लिए बंधुता बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि हमारे देश के लोग मूल वंश, धर्म, भाषा, बहुत से संस्कृति वाले लोग हैं ना, विभिन्न संस्कृति वाले, कहते हैं ना विभिन्नता। भारत विविधताओं का देश है। विविध प्रकार के लोग, विविध प्रकार के भाषा बोलने वाले लोग हैं। ठीक है, अच्छा ये आपको बताते हैं कि बंधुता हो गया। ठीक है ना, तो बंधुता का मतलब समझ गए है ना कि हम सभी एक हैं, ये होता है बंधुता। फिर है राष्ट्र की एकता और अखंडता। बंधुता में आता है ना राष्ट्र की एकता और अखंडता। तो और अखंडता कब जोड़े हैं? तो 42वें संशोधन 1976 में जोड़े हैं। अच्छा, ये जोड़कर जब हम अखंडता शब्द जोड़े, अखंडता का मतलब क्या होता है कि सब आपस में एक होना। 5 उंगली है, 5 उंगली जुड़ के एक मुट्ठी बन जाती है, तो ये अखंडता है। ठीक है ना, तो जैसे ही हमने और अखंडता शब्द जोड़ा, तो इससे क्या हुआ, अलगाववादी जो शक्तियां हैं उन पर अंकुश लग गया। वो जो निरंकुश थे ना, जो नित नए राज्यों की मांग करते थे कि हमें ये वाला राज्य चाहिए, हमें यहाँ से अलग राज्य की मांग कर रहे थे। ठीक, तो अलगाववादी शक्तियों पर अंकुश लग गया और इस भावना का विकास किया गया कि भारत के लोग संपूर्ण देश को अपनी मातृभूमि समझे। जिस क्षेत्र में हमारा जन्म हुआ, जहां हमारा जन्म हुआ, केवल हम उसे बस अपनी जन्मभूमि न समझें, उसे बस हम अपनी मातृभूमि न समझें, बल्कि एकता और अखंडता शब्द जोड़कर, अखंडता शब्द हमने जोड़ा, तो ये जोड़कर हमने ये कोशिश की कि भारत के सभी लोग पूरे भारत को अपनी मातृभूमि समझें। ठीक है, और अलगाववादी शक्तियों पर अंकुश लगाया गया है। ठीक है,
तो आज हम लोगों ने प्रस्तावना देखा है। प्रस्तावना के सारे आयाम देख लिए हैं। पीटी मेंस, यूपीएससी, स्टेट पीएससी या फिर वनडे एग्जाम के सारे एस्पेक्ट हमने क्लियर कर दिया है, सारे फैक्ट बता दिए हैं। ठीक है, ये भी आपको बता दें कि संविधान की जन्म कुंडली के मुंशी ने कहा था, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी वनडे एग्जाम वाले विशेष ध्यान रखेंगे। एक बार आया था कि के एम मुंशी का फुल फॉर्म क्या होगा, पूरा नाम, तो कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो उन्होंने प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली कहा है। ठीक है, इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे। तो प्रस्तावना आज हम लोगों ने बहुत डिटेल से पढ़ लिया है। अब हम लोग अगले लेक्चर में क्या देखेंगे, संघ और राज्य क्षेत्र। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग कंटिन्यू रहेंगे। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से रिवाइज करिए, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।